तो अभी मैं हूँ गौरीकुंड में और यहाँ से है 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर है, तो मैंने जैसे बोला था, आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 16 टिप्स आज देने वाला हूँ आपको केदारनाथ ट्रैक में। तो सबसे पहला टिप है मॉडल मॉडल फोटोशूट। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं तो मॉडल फोटोशूट कराना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लाइफस्टाइल कैटेगरी में स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ सेलर कहते हैं कि भाई लाइफस्टाइल फोटोग्राफ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता मार्केट प्लेस, तो उस केस में आप सेकेंडरी इमेज जो है वो मॉडल फोटोशूट लगाएं। प्राइमरी इमेज मार्केट प्लेस के हिसाब से ही लगा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो लाइफस्टाइल फोटोशूट से 80% चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फोटोशूट। तो ये रहा मेरा पहला टिप। बाकी आगे बढ़ते बढ़ते हम और टिप भी देते रहेंगे। आप कमेंट ज़रूर करना कि आप मॉडल फोटोशूट करते हैं या नहीं करते अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि यही मॉडल फोटोशूट आपको सोशल मीडिया पे भी काम आने वाली है। अभी बच गया है 15 किलोमीटर और इस पे आता है हमारा सेकंड नंबर का टिप, जो है आरपीडी। तो आरपीडी क्या होता है? ये होता है रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन में प्रोडक्ट के नीचे जो है ए प्लस कंटेंट होता है, उसी तरीके से फ्लिपकार्ट में जो ए प्लस कंटेंट होता है उसको बोलते हैं आरपीडी, यानी रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो? तो यस, अगर आप एक प्राइवेट लेवल ब्रांड आपका है, आप मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी ब्रांड आपका है जो ट्रेडमार्क है आपके पास उसका, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास ब्रांड है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब अप्लाई करना कहाँ से है? तो आप जस्ट टिकट डाल सकते हो कि मुझे आरपीडी चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए। तो ये एक पेड प्रोग्राम होता है फ्लिपकार्ट के एंड से, जो कि लगभग 3400-3500 रुपए का आपको पड़ेगा। और इसमें सारे फोटोज वगैरह आप देते हैं और इसके साथ साथ आपको उसमें और भी फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन आपका जो है वो आरपीडी अपडेट हो जाएगा। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ से रह गया है बस 14 किलोमीटर केदारनाथ, और इस पे मैं आपको बताऊंगा थर्ड नंबर ऑफ टिप। तो थर्ड है मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तीनों में ही आपका काम आने वाला है। दैट इज प्रोडक्ट या प्राइसिंग रिकमेंडेशन। तो जो प्राइसिंग रिकमेंडेशन होती है वो मार्केट प्लेस आपको जो देता है वो कैसे देता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइसिंग रिकमेंडेशन जो भी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है इंटर मार्केट, जहां पर अलग अलग मार्केट प्लेसेस को कंपेयर करके दिया जाता है कि सेम प्रोडक्ट अदर मार्केट प्लेसेस पे कैसे रेट में या कैसे क्वालिटी में चल रहा है, उस हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दिया जाएगा। और दूसरा होता है इंट्रा मार्केट, जहां पर सेम मार्केट प्लेस में देखा जाएगा कि यही प्रोडक्ट किस रेट में बिक रहा है। तो इन सब कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए ही आपको जो है वो रिकमेंडेशन दी जाती है। अब आपको ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो ऑब्वियसली करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट प्लेस का एल्गोरिदम इस पे काम कर रहा है, जो उसका एआई रहता है वो इस पे काम कर रहा है, तो आपको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, आप पूरा जो है वो कंप्लीट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत आपको चेंजेस जरूर लाने चाहिए, ताकि मार्केट प्लेस को लगे कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने अकाउंट में अपडेट कर रहे हैं ऑब्वियसली। ये था आपका प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग रिकमेंडेशन का स्पेशल बेसिस। होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना, और होप कि मैं जल्दी ही ये 14 किलोमीटर भी कंप्लीट कर लूँ। ओके, अभी बच गया है 13 किलोमीटर यहाँ से, और अभी हम आ चुके हैं फोर्थ टॉपिक पे। तो चौथा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक मिसकंसेप्शन है सेलर्स का, वो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन है सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग को लेके। जब आप मार्केट प्लेसेस पे लिस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे सेलर को लगता है बल्क में लिस्टिंग करेंगे तो विजिबिलिटी ज्यादा आती है। कई लोगों का सिंगल लिस्टिंग को लेके ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता दूं, देखो, बल्क लिस्टिंग और सिंगल लिस्टिंग का कंसेप्ट सिंपल सा है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएंट, बहुत सारे साइजेस एक साथ लिस्ट करने हैं तो आप बल्क लिस्टिंग का यूज कर सकते हैं, और अगर 1 बाय 1 करना है तो सिंगल लिस्टिंग का यूज कर सकते हैं। ये आपका काम सिर्फ आसान बनाने के लिए है। बाकी आप सिंगल लिस्टिंग को बल्क के थ्रू भी कर सकते हैं और बल्क लिस्टिंग्स को सिंगल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो विजिबिलिटी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। होप आज के बाद आप ये चीजें याद रखोगे। और बाकी मेरी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग जरूर कमेंट करें। अभी मैं आ चुका हूँ जंगल चट्टी में, और यहाँ से 12 किलोमीटर अभी और है। टाइम हो चुका है नेक्स्ट ट्रिप का आपके लिए। अभी बात करेंगे एडवर्टीजमेंट में। आपने नेगेटिव टारगेटिंग सुनी होगी। नेगेटिव टारगेटिंग को कब और कहाँ यूज करना है, बहुत सारे सेलर को ये पता नहीं होता है। तो देखो, नेगेटिव टारगेटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को उस कीवर्ड पे टारगेट नहीं होने देना चाहते। जैसे मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है स्लीपर, और आप चाहते कि ये सैंडल के अंडर में रैंक ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई सैंडल सर्च कर रहा होता है, वो सैंडल ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको स्लीपर दिख जाता है। तो इस तरीके से आप सैंडल अगर लिस्ट कर रहे हैं तो स्लीपर, सैंडल का अगर ऐड चला रहे हैं तो स्लीपर कीवर्ड को उसमें क्या कर सकते हैं, नेगेटिव टारगेटिंग में रख सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कैंपेन चलाया है
तो आप क्या करिए कि उसका रिपोर्ट जनरेट करके देखिए कि वो ऐड जो है आपका, उसमें आपने क्या प्रोडक्ट डाले थे और वो प्रोडक्ट किस किस कीवर्ड पे रैंक किया गया है। अगर उसमें कोई इरेलेवेंट कीवर्ड है तो उसको आप नेक्स्ट टाइम से नेगेटिव टारगेटिंग में रख सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा एक फंडा है कि नेगेटिव टारगेटिंग तभी होती है जब आपका सेम प्रोडक्ट का अलग अलग टाइप से सर्चिंग होती है। ऐसा नहीं कि आप जूते बेच रहे हैं और आप नेगेटिव टारगेटिंग में टी शर्ट डाल दें, क्योंकि ऑब्वियसली जूता कभी भी टी शर्ट कीवर्ड के अंदर नहीं आएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव टारगेटिंग को यूज किया जाता है। ओके सो ये वाली जो वीडियो है अभी 11 किलोमीटर यहाँ से बच गया है और इसमें हम बात करेंगे सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स के बारे में। तो अभी तक आपने रिटर्न्स बहुत टाइप के सुने होंगे, बट सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स होते क्या हैं और ये कैसे इम्पैक्ट करता है आपका परफॉर्मेंस। तो देखो, रिटर्न्स दो टाइप के होते हैं। एक तो भाई ऑब्वियसली जो आरटीओ आ जाता है और एक जो कस्टमर को डिलीवर होता है। अब अगर कस्टमर को डिलीवर हो गया तो वो ऑब्वियसली दो टाइप से हो सकता है। या तो वो कुछ गलत दिक्कत हो गई हो, उसमें प्रोडक्ट उसको पसंद ना आया हो, साइज उसको फिट ना आया हो, ये सब इशू हो सकता है। दूसरा, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जैसे माल ही गलत चला गया या मिसिंग प्रोडक्ट आया। तो ये सब सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स में आते हैं, मतलब ऐसे रिटर्न्स जिनको सेलर कंट्रोल कर सकता था बट नहीं करे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स हैं वो कम से कम होना चाहिए। इनफैक्ट जितने भी आपके टोटल रिटर्न्स आ रहे हैं वो उसमें से 5% से ज्यादा रिटर्न्स सेलर कंट्रोलेबल में रिटर्न्स में नहीं आने चाहिए। तो ओनली 5% तक आप कर सकते हो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये आपके स्टेप को या फिर आपके टियरिंग को इम्पैक्ट करने वाला है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी 11 किलोमीटर रहा है, आगे मैं आपसे मिलता हूँ। ओके सो अभी आ गया हूँ भीमबली में। भीमबली तक तो पहुंच गए भाई, 10 किलोमीटर अब यहाँ से रह गया है। और चलो अब टाइम आ गया है एक नई टिप्स बताने का। तो एक छोटी सी चीज बताऊंगा जिसको आप चेंज अपनी लिस्टिंग में करके 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर प्रोडक्ट का कमा सकते हैं। फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है और अमेजोन में भी। तो वो चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है गिफ्ट रैप अवेलेबल। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट रैप अवेलेबिलिटी का ऑप्शन देते हैं तो आप 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। आपको बस गिफ्ट रैप वाला ऑप्शन ऑन करना है और एक्स्ट्रा गिफ्ट रैपिंग अवेलेबल करवानी है और आप कस्टमर से 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हो। देखो, आपको भी पता है जो भी कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करता है उसमें से 50% कस्टमर किसी को गिफ्ट देने के लिए करते हैं। तो अगर आप गिफ्ट रैप का ऑप्शन ऑन कर दें तो इजीली आप 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो। हाँ, कुछ कैटेगरीज में अवेलेबल नहीं है बट मैक्सिमम कैटेगरीज में अवेलेबल है। आप अपनी कैटेगरी में चेक करो और 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा पर लिस्टिंग का कमाओ। होप ये आप जरूर स्टार्ट करोगे। बाकी लॉन्ग वीडियो में इस पे जरूर लूंगा आपके लिए। तो बस अभी बचा हुआ है 9 किलोमीटर। ये पीछे दिख रहा होगा, ये रामबाड़ा है जो कि आपदा में पूरा बह गया था। वहां पीछे दिख सकता है पूरा आपदा से बहा हुआ साइन दिख रहा है। ऊपर मंदिर है जहाँ टॉप में बर्फ की ग्लेशियर दिख रहे हैं। तो देखो 9 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। तो 9 किलोमीटर बचा हुआ है तो ऑब्वियसली एक टिप तो बनती है आप लोगों के लिए। तो अमेजॉन एल्गोरिदम किस किस चीज पे काम करता है, हर कोई चाहता है कि उसका प्रोडक्ट आगे रैंक हो। तो आगे रैंक करने के लिए क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं वो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। डायरेक्ट फैक्टर और इनडायरेक्ट फैक्टर दो होते हैं। डायरेक्ट फैक्टर में आ जाता है टाइटल, फीचर, डिस्क्रिप्शन, सेल्स, स्टॉक, सेल्स वेलोसिटी कैसी है, ये आ जाते हैं डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में सेल्स वेलोसिटी के अंदर जैसे कैंपेन्स वगैरह आपके कैसे चल रहे हैं, सेल्स हिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक सेल्स कैसी है, सोशल प्रूफ आपके प्रोडक्ट का क्या है, सीटीआर कैसा है, इंप्रेशन, रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज, कीवर्ड एंड लोकेशन। इस वीडियो को आप थोड़ा स्लो करके देखना, एक दो बार देखना तो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं और कवर करना जरूरी था इनको। बाकी 9 किलोमीटर बचा है, मिलते हैं आपसे आगे। जय केदार। तो यहाँ से रह गया है अभी 8 किलोमीटर और ये मैं पी रहा हूँ भाई अमृत। मतलब इस रास्ते के लिए तो जलजीरा और नींबू पानी अमृत है। बाकी घोड़े वगैरह भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ की सवारी है, 5 से 6 हज़ार रुपये में हो जाता है वैसे वन वे, मतलब चढ़ाई के लिए। बाकी पिट्ठू अलग है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें अलग है। चलो हम आते हैं टॉपिक पे। तो अभी का टॉपिक है मेरा फ्लिपकार्ट प्रमोशन में आप किस तरीके से यूज़ उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। तो देखो, दो टाइप की फ्लिपकार्ट प्रमोशन होती हैं। कुछ यूजुअल प्राइस पे होती हैं और कुछ लिस्टिंग प्राइस पे होती हैं। आपको क्या करना है, जो यूजुअल प्राइस जिस प्रोडक्ट का आपका कम दिख रहा है उस पर आपको ऑप्टेन नहीं करना है। अब आपको अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक हाई सेलिंग, एक लो सेलिंग और एक नॉन सेलिंग। हाई सेलिंग पे आप कम परसेंटेज में डिस्काउंट लगाओ लिस्टिंग प्राइस पे, और बाकी जो है उनमें आप उसके हिसाब से डिस्काउंट लगाओ। जो नो सेलिंग है, मतलब बहुत कम सेल हो रहा है,
उन पे आप ज्यादा डिस्काउंट लगाओ, राइट। तो ये दो टाइप के डिस्काउंट हो गए। इसके अलावा बास्केट डिस्काउंट होता है, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करो और सुपर कॉइन को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये मेरी टिप है फ्लिपकार्ट प्रमोशन को लेकर। ओके तो बहुत थक गए हैं और यहाँ से रह गया है सिर्फ 7 किलोमीटर। तो बहुत सारे लोग मुझे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे थे। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको जस्ट गूगल करना है चार धाम रजिस्ट्रेशन, वहां से आपको रजिस्टर करना है आधार कार्ड के साथ, जो कि आपका सोनप्रयाग में चेक होगा। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो अब ये टॉपिक है मेरा कैंसिलेशन को लेके, कितने टाइप के कैंसिलेशन होते हैं और उसमें क्या चार्ज लगते हैं। तो 3 टाइप के कैंसिलेशन होने वाले हैं। सबसे पहला सेल्फ, जहाँ पे आप खुद कैंसिल करते हो प्रोडक्ट ऑर्डर को, इस केस में आपको पेनल्टीज लग सकती हैं। कई केसेस में आपको कमीशन जो है मार्केट प्लेस लेगा ही लेगा। दूसरा होता है मार्केट प्लेस कैंसिलेशन, जहाँ पे मार्केट प्लेस को वो ऑर्डर वैलिड नहीं लगता है और मार्केट प्लेस उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तीसरा होता है बायर कैंसिलेशन, जहां पर बायर कैंसिल करता है, इस केस में भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये 3 टाइप के कैंसिलेशन होते हैं। कुछ कैंसिलेशन प्री डिस्पैच हो जाते हैं, कुछ पोस्ट डिस्पैच हो जाते हैं। तो आई होप अब आपको कैंसिलेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं। ओके तो अभी रह गया है यहाँ से 6 किलोमीटर ओनली, मतलब 10 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। अब देखो ये घोड़े वगैरह यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। दिन के 3 राउंड लगा देते हैं भाई अप डाउन के, भीड़ बहुत ज्यादा है। बाकी हम टॉपिक पे आते हैं, लोन के बारे में बताता हूँ। फ्लिपकार्ट लोन आप कैसे ले सकते हैं। तो देखो पेमेंट वाला जो टैब है वहां से आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जब वहां पे क्लिक करोगे, अपनी डिटेल्स डालोगे, तो फ्लिपकार्ट आपको लोन नहीं देता, पहले तो क्लियर कर लो। प्रोटियम कंपनी है या अदर कंपनीज होती है फाइनेंस कंपनी, वो आपको लोन देती है आपकी एलिजिबिलिटी और आपका फ्लिपकार्ट पेमेंट्स वगैरह की हिस्ट्री देख के। एक बार आपका लोन सेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप अपने बिजनेस सेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है सेटिंग में, वहां बिजनेस डिटेल्स, वहां आप जाके अपना जो लोन की डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। अब क्या होगा, फ्लिपकार्ट से जो भी आपकी पेमेंट आएगी वो पेमेंट पहले लोन कंपनी को जाएगी, जो भी आपका सेटलमेंट आता है, फिर वहां से जो भी उनका किस्त है वो कटेगी और उसके बाद आपके अकाउंट में आएगी। मतलब पेमेंट डेट जो है उससे 1-2 दिन बाद ही आपको पेमेंट्स आएगी। आप अपनी सारी डिटेल बिजनेस डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू। चला ओके सो अभी यहाँ पर टेम्परेचर हो चुका है -5 डिग्री के आसपास। यहाँ पर टेम्परेचर हो चुका है, 5 किलोमीटर ही यहाँ पर से बच गया है। सो ये मेरा वैसे थर्ड टाइम है यहाँ पर आने का। बाकी टॉपिक पे आते हैं और बात करेंगे वेट एनोमली की। तो फ्लिपकार्ट में या किसी भी पोर्टल पे वेट एनोमली कई बार हमें लग जाती है। तो वो होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपने प्रोडक्ट का वेट अपडेट करते हो पिकअप के टाइम पे या फिर पिकअप से पहले, जब उसमें वेट अपडेट करने का ऑप्शन आता है, डेड वेट हो या फिर आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट हो, अगर आप वो गलत भरते हो और वो गलत पाया जाता है पिकअप हब में, जहां भी आपका मदर हब होगा, तो आपको वेट एनोमली लगेगी। और जितना भी आपका चार्जेस कम लगे हुए हैं गलत वेट की वजह से, वो चार्जेस आपसे लेटर ऑन वसूल करे जाएंगे। उसी को वेट एनोमली चार्जेस कहते हैं। और इनकेस अगर अभी नहीं लग रहा है और आपको लगता है कि भाई हम बिंदास ऐसे ही डाल रहे हैं वेट, तो नहीं, आपको वो सही करना पड़ेगा। अदरवाइज कभी भी आपको वेट एनोमली लग सकती है। अगर गलत लगी है तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हो टिकट डाल के। तो आई होप अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। ओके सो यहाँ से अभी रह गया है 4 किलोमीटर। और यहाँ पर मैं आपको बस एक ही चीज़ बताऊंगा, जो सेलर शुरू में बहुत बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं अकाउंट का अपना नाम और उसका डिस्क्रिप्शन लिखने में। देखो सीधी सी बात है कि जब आप अकाउंट नेम रखते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कस्टमर बाई करता है वो आपका अकाउंट नेम ज़रूर देखता है कि कौन सा सेलर से बेच रहा है। और वो अगर रिलेटेड हो प्रोडक्ट से तो बहुत अच्छा रहता है। मान के चलो आप अगर स्लीपर बेच रहे हो तो कुछ स्लीपर से रिलेटेड आप रख सकते हो, फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड रख सकते हो, राइट। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन जब भी आप लिखते हो अपने स्टोर का या अपने अकाउंट का, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन में आप ऐसी चीज़ें रखें जिससे जो बायर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट हो आपके ब्रांड पे। जिससे आप मतलब कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे कितने पुराने हैं, क्यों हमें आप ट्रस्ट करें, क्या हमारी क्वालिटी रहती है, ये सब चीज़ें। बाकी अपना हिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं, कितना हमने आज तक एक्सपेंड किया है। इन सब से क्या होता है, क्वालिटी बनती है और सर्विस बनता है, एंड कन्वर्जन रेशियो जो है वो आपका बहुत अच्छा आ सकता है। तो अभी हम ले रहे हैं रेस्ट। ये देखो भाई यहाँ का सीन इस टाइप का है।
और यहाँ से 3 किलोमीटर है। ये शॉर्टकट है जिसको हमने लिया है। आप भी बीच बीच में शॉर्टकट ले सकते हैं, बट बहुत थकावट भरी होती है शॉर्टकट, राइट। ओके, सो बात करते हैं टॉपिक की। 3 किलोमीटर यहाँ से है। तो बहुत सारे सेलर्स को डाउट रहता है सैक कोड, HSN कोड का, ये क्या होता है और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो देखो, जब भी आप GST लेते हो तो GST ऑब्वियसली आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए लेते हो, राइट। तो अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए आप GST ले रहे हैं तो आपको मिलेगा HSN कोड। HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। HSN कोड होता है। आपको अगर अपनी कैटेगरी का नहीं पता है तो आप जस्ट गूगल करिए कि इस कैटेगरी का HSN कोड क्या है, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ सैक कोड होता है, जो कि होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो कि अगर आप कोई सर्विसेज सेल करते हैं तो उसके लिए आपको मिलता है। सो आपकी GST है, उसके साथ साथ आपका HSN कोड और सर्विस कोड भी आपको मिलेगा। और ये जब आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं तो वहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। आप गूगल करके इसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर से सिर्फ 2 किलोमीटर है। अभी मैं घोड़ा पड़ाव पे हूँ, ये घोड़ा पड़ाव है, घोड़े यहीं तक चलते हैं और जाते समय भी घोड़े यहीं से आपको मिलेंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा, राइट। सो अभी जो टॉपिक है वो है फ्लिपकार्ट में बल्क लिस्टिंग अपडेट को लेके। अगर आपको फ्लिपकार्ट में अपनी लिस्टिंग में बल्क में अपडेट करना है तो 3 टाइप की फाइल आपको मिलेगी। पहली है लिस्टिंग फाइल, जिसमें आप बल्क में सारी लिस्टिंग डाउनलोड करके उन लिस्टिंग्स में कोई चेंजेस है तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा है कैटलॉग फाइल। कैटलॉग फाइल में आपको लिस्टिंग की कुछ ऐसी डिटेल्स जो कैटलॉगिंग में आती है वो चेंजेस करने, जैसे कैरेक्टरिस्टिक वगैरह वगैरह, तो उस केस में आपको कैटलॉग फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेम कैटेगरी का ही बल्क फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारी कैटेगरी के टिक करके सारी फाइल डाउनलोड कर लें, एक बार में एक ही कैटेगरी के सारे लिस्टिंग डाउनलोड होंगे। और तीसरा है वेरिएंट ग्रुपिंग फाइल। इसमें अगर आपको अपने वेरिएंट्स में चेंजेस करने हैं, ग्रुपिंग में चेंजेस करनी है, तो उससे रिलेटेड ये फाइल है। चेंजेस या फिर कुछ अपडेट करना है तो ये फाइल आप वहाँ पे ग्रुपिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो मेरे पीछे है हेलीपैड और यहाँ से है केदारनाथ टेम्पल सिर्फ 1 किलोमीटर या 1 से भी कम। सो बहुत सारे सेलर पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ के लिए अगर आपको स्टे से लेके ये सब हेलीकॉप्टर वगैरह से लेके होटल वगैरह जो भी करना है, मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर अंकेश का मेरा नाम आप ले सकते हैं। चलो टॉपिक की बात करते हैं। तो अभी का टॉपिक है GST। 3 क्वेश्चंस होते हैं GST पे स्पेशली। सबसे पहले एक GST पे हम कितने अकाउंट बना सकते हैं। तो देखो, एक GST पे एक ही अकाउंट बनता है। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट बनाना है तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो आप एक GST सरेंडर करके दूसरा GST बना सकते हैं। बाकी जिस भी कैटेगरी में आपका GST रजिस्टर्ड है, आप उस कैटेगरी के अलावा और कैटेगरी भी सेल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और होता है कि क्या हम अपने अकाउंट पे GST चेंज कर सकते हैं। तो नहीं, आप एग्जिस्टिंग अकाउंट पे GST चेंज नहीं कर सकते। तो बस थोड़ा सा रह गया है। हर हर महादेव।